मैकबेथ एक बहुत ही फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। एक्चुअली ये विलियम शेक्सपियर का सबसे फेमस जो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज है उनमें से एक है मैकबेथ। फोर ग्रेट ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर। तो उसमें सबसे एक अन्यतम ट्रेजेडी है आपका मैकबेथ। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसको पहले बार परफॉर्मेंस किया गया था 1606 में, 1606 में, लेकिन इसको पब्लिश पहली बार किया गया 1623 में, जो फर्स्ट फोलियो एडिशन था। ठीक है, शेक्सपियर का जितना भी ड्रामा था 37 ड्रामा उन्होंने लिखा है, तो उसमें से आपका फोलियो एडिशन पहला जो पब्लिकेशन निकला था वो था फोलियो एडिशन में। तो वहीं मैकबेथ भी यहीं फर्स्ट फोलियो एडिशन में ही पब्लिश हुआ था। और आज तक जो ओरिजिनल सोर्स है, मतलब मैकबेथ का जो टेक्स्ट हम लोग को अवेलेबल है ना, वो बस यही फर्स्ट फोलियो एडिशन ही इसका एकमात्र वेरिटेबल सोर्स है। ओके। और मैकबेथ को लिखने के पीछे जो उनका इंस्पिरेशन था, या मैकबेथ का कहानी शेक्सपियर ने कहाँ से लिया था, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स 1587। ये हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स एक्चुअली एक आपका हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है। ये आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये तीनों देशों का जो इतिहास है उसका बारे काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग घटनाएं और रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक मतलब कलेक्शन आप समझ सकते हैं। तो मैकबेथ, मैकडफ, किंग डनकन, जो भी कैरेक्टर्स इस प्ले में हैं, वो सब एक्चुअली में एक रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे और वो कहानी सचमुच में हुआ था। हालांकि जिस हिसाब से शेक्सपियर ने मैकबेथ का कहानी को लिखा है, वो तो ऑब्वियसली वो अपना इमेजिनेशन, अपना स्किल्स डाल करके बहुत ही ज़्यादा मतलब डेविएट किए हैं। लेकिन हाँ, जो कैरेक्टर है, जो मेन स्टोरी लाइन है, वो शेक्सपियर ने इसी से हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल से इंस्पायर होकर के कैरेक्टर्स लिया था या स्टोरी लाइन लिया था। फिर तो वो अपना अपना जो उनका मास्टर स्किल है, ठीक है, उनका इमेजिनेशन है, उनका ड्रामेटिक क्वालिटी है, वो सब उन्होंने डाल करके एक पूरा अलग ही मास्टरपीस बना दिया। बट इंस्पिरेशन उनका यही था, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स। ठीक है। तो अब आइए इसका एक्ट वन सीन वन मैकबेथ का जो है, इसका हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। और ये बहुत समझना ज़रूरी है कि देखिए, एक्ट वन सीन वन है बहुत ही छोटा सा, ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि इसमें मैकबेथ पूरा ड्रामा का, पूरा जो प्ले है ना, ट्रेजेडी, उसका एक टोन सेट कर दिया गया है कि इसको पढ़ करके ही हम लोग एक हिंट ले सकते हैं, एक समझ सकते हैं कि पूरा ड्रामा किस चीज़ का अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। ड्रामा में किस तरीके का मूड, किस तरीके का सेटिंग, किस तरीके का एक्शंस या किस तरीके का माहौल हम लोगों को देखने को मिलेगा, और क्या संदेश ये प्ले हम लोग को देना चाहता है, ये भी शेक्सपियर बहुत क्लेवरली हिंट किए हैं ये एक्ट वन सीन वन के द्वारा। और ये काफ़ी सिंबॉलिकल भी है, काफ़ी एल्यूसिव भी है। ये भी हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तब समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्ट वन सीन वन। ओके। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आपको मतलब सिनॉप्सिस बता दूं मैकबेथ का। मैकबेथ ये जो स्टोरी है, ये आपका सेटिंग है इसका स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटिश किंग, उनका नाम है डनकन। ठीक है, स्कॉटलैंड के राजा है डनकन, और उनका जो जनरल है, यानी जो सेनापति, जो युद्ध लड़ता है, उसका नाम है मैकबेथ। तो मैकबेथ बहुत ही आपका बहादुर है, बहुत ही ताकतवर है, और वो एकदम टॉप क्वालिटी वॉरियर है। ठीक है, उसको शेक्सपियर ने कहा कहा है, मतलब डिस्क्राइब किया है, सेल्फ कंपैरिजन, मतलब उसका जैसा वॉरियर, उसका तुलना केवल मात्र मैकबेथ खुद ही है। मतलब उसका जैसा वॉरियर नहीं मिलेगा, उसका जैसा बहादुर योद्धा नहीं मिलेगा, और उसका जैसा दिमाग वाला इंटेलिजेंट सेनापति भी, कमांडर भी नहीं मिलेगा। तो इज अ ट्रू एंड प्राइम एग्जाम्पल ऑफ लाइक अ वॉरियर एंड अ वैलियंट मैन। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आखिरकार जो स्कॉटिश किंग है डनकन, वो तो काफ़ी मैकबेथ को ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी उनका भरोसे वाले आदमी है, दोस्त है मैकबेथ। लेकिन मैकबेथ का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एम्बिशन है। उसका एम्बिशन क्या है, उसका महत्वाकांक्षा क्या है कि उसको बनना है राजा। किंग डनकन ने अपना जो बड़ा बेटा है मैलकॉम, उनको नॉमिनेट किया है कि उनका मरने के बाद मैलकॉम राजा होगा, लेकिन पसंद नहीं आया, मैकबेथ को पसंद नहीं आया, मैकबेथ को खुद राजा बनना था। इसलिए वो एक के बाद एक आपका क्राइम करते जाता है। किंग डनकन का मर्डर वो करता है। ठीक है, फिर उसका अपना बहुत ही मतलब क्लोज दोस्त है बैंको, उसका भी वो मर्डर कर देता है। फिर एक एक करके अपने खुद राजा बनने के लिए और अपना राजा पे अपना पद को टिकाए रखने के लिए, कोई उसका एंटी, कोई उसका एनिमी ना आ जाए उसको मतलब उसका राजत्व से उखाड़ने के लिए, इसके लिए वो एक के बाद घिनौना क्राइम, खून, ट्रेचरी, ये सब करते जाता है। और आखिरकार यही पाप, यही गिल्ट उसको ले डूबता है, उसका अपना भी मृत्यु होता है। और उसका जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, वो भी उसको पूरा समय इसमें भटकाती रहती है। मतलब इस उसी का कहा जाए, लेडी मैकबेथ का है इंस्टिगेशन से, ये प्रोवोकेशन से मैकबेथ ये काम को करने में सहायता मिलता है। लेकिन आखिरकार लेडी मैकबेथ भी एकदम पागल हो जाती है, उनका बहुत मतलब हर दर्दनाक मौत होता है, और मैकबेथ का भी
खुद कुछ ऐसा ही हशर होता है। तो ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है, कि डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ, कि कैसे एक बहुत ही वेलियंट, कैसे एक बहुत ही बहादुर और एकदम होनहार और जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल योद्धा का सिर्फ एम्बिशन की वजह से, सिर्फ अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर पावर, अनकंट्रोलेबल लस्ट फॉर पावर की वजह से, इस क्षमता का नशा में, सत्ता का नशा में, वो अपना फिजिकल डेथ और अपना स्पिरिचुअल डेथ, अपना मॉरल डेथ, अपना डिस्ट्रक्शन को लेके आता है। ओके, अब चलिए एक्ट 1 सीन 1 को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले होता है क्या, थंडर एंड लाइटनिंग एंटर थ्री विचेस। अच्छा, ये थ्री विचेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, ठीक है। विचेस यानी डायन। अब कोई कोई जगह में आपको मिलेगा इसको, इनको वियर्ड सिस्टर्स भी बोला जाता है, मतलब बहुत अजीब से दिखने वाली बहनें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों बहनें ही हैं, बट उनको बस मतलब डिस्क्राइब करने का तरीका है कि थ्री वियर्ड सिस्टर्स। तो कहीं पे थ्री वियर्ड सिस्टर्स बोला जाता है, कहीं पे थ्री विचेस बोला जाता है, ठीक है। तो कहानी शुरू हो रहा है, ड्रामा शुरू हो रहा है किससे, कि तीनों विचेस आ रही है और क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है ना। थंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है। यही एक आपका बहुत टेंशन वाला, बहुत केओटिक माहौल सेट कर देता है कि ये जो बिजली कड़कना, ठीक है, फिर बात गिरना, ये जो थंडर चारों तरफ है, ये एक स्टॉर्मी वेदर को निशाना करता है, ठीक है। ये बहुत ही एक आपका केओटिक सिचुएशन को मतलब दर्शाता है कि कुछ परिस्थिति शांत नहीं है, वेदर इज वेरी रेस्टलेस, द सिचुएशन इज क्वाइट डिस्टर्ब्ड, इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो डेंजर, डेथ, डिस्ट्रक्शन, अनरेस्ट, ये सब जो बहुत ही मतलब उलझन वाला माहौल है, ये दर्शाता है थंडर एंड लाइटनिंग का सिंबल, ठीक है। और उसका ऊपर से थ्री विचेस आ भी रहा है, कौन, विचेस, डायन, ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है, दे आर वेरी इवल थिंग्स, ठीक है। तो एक पूरा आपका जो प्ले शुरू ही हो रहा है बहुत नेगेटिव माहौल में, ना तो आपका सेटिंग में कुछ पॉजिटिव है, ना तो आपका कैरेक्टर में कुछ पॉजिटिव है। आइए समझते हैं फर्स्ट विच, पहला विच क्या बोल रही है, When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? तो हम तीनों, मतलब जो तीनों हम लोग वियर्ड सिस्टर्स हैं, तीनों विच है, ये हम लोग फिर से कब मिलेंगे, मतलब एक मीटिंग का बात चल रहा है कि तीनों मतलब मिलना है, तीनों को एक साथ मिलना है, बैठना है, तो कब, उसका टाइम डिस्कशन हो रहा है कि थंडर की जब बिजली गिरेगी तब, लाइटनिंग थंडर का टाइम या लाइटनिंग का टाइम, बिजली गिरने का टाइम, या फिर ऐसे ही बारिश में और इन रेन, तो कौन सा टाइम मिला जाए। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि जो तीन ऑप्शन उसने दिया है, तीनों ही ऑप्शन बहुत मतलब अनसेटलिंग एंड वेरी आई मीन इरेगुलर टाइप्स ऑफ ऑप्शन है ना। देखिए, कोई अगर हम लोग नॉर्मल आदमी जब मिलने का बात करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि जब वेदर अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई कंफर्टेबल जगह में, कोई अच्छा जगह में मिलेंगे जहाँ पे एकदम आराम से बैठ करके सेफ्टी के साथ हम लोग डिस्कशन कर सके, आराम से आलोचना कर सके, है ना। लेकिन ये लोग कहाँ मिलने का बात कर रहा है, जब वेदर बहुत खराब है, थंडर, लाइटनिंग, ठीक है। देखिए, वो लोग आए भी है थंडर और लाइटनिंग में, और वो लोग का प्रेफरेंस भी यही है कि थंडर, लाइटनिंग या रेन, मतलब जब सिचुएशन डिस्टर्ब रहेगा, जब नेचर डिस्टर्ब रहेगा, जब नेचर हॉस्टाइल रहेगा, बहुत एडवर्स रहेगा, तभी इन लोगों को मिलना है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आपका कुछ भी जब बुराई होता है, ठीक है, जब चारों तरफ अस्थिरता फैली हुई रहती है, चारों तरफ युद्ध फैला हुआ रहता है, एक मतलब एकदम आपका डीन एंड मसल फैला हुआ रहता है, कोई ऑर्डरलेसनेस होता है, जहाँ पे कोई लॉ नहीं, कोई आपका स्थिरता नहीं, ऐसा ही मंजर इन लोग को पसंद है, ऐसा ही अस्थिर माहौल ये लोग को पसंद है, और उसी में ये लोग मिलना चाहते हैं। अब सेकंड विच क्या बोल रहा है, when the hurly burly is done, when the battles lost and won। अब हर्ली बर्ली का मतलब होता है वही chaotic situation, ठीक है, कि जब ये एक्चुअली यहाँ पे हर्ली बर्ली यानी वॉर को बताया जा रहा है। अब ये वॉर क्या है, ये वॉर एक्चुअली मतलब मैकबेथ प्ले में, ये एक्चुअली एक्ट 1 सीन 1 में तो पता नहीं चला, ये बाद में एक्ट 2 में, सीन 2 में आपको एक्ट 1 सीन 2 में पता चलेगा कि क्या वॉर था। ये एक्चुअली किंग डनकन जो है ना, स्कॉटिश किंग डनकन, उनको एक रेबेलियन का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। उन्हीं का खिलाफ, उन्हीं का प्रजा कुछ विद्रोह किए हैं, मतलब रिबेलियन घोषणा किए हैं। तो वहीं उन्होंने स्कॉटिश किंग डनकन ने अपना सबसे आपका ट्रस्ट वर्दी जनरल मैकबेथ को भेजा है, वहीं युद्ध को एकदम, वहीं रेबेलियन को शांत करने के लिए, वहीं रेबेलियन को परास्त करने के लिए, ठीक है। तो वहीं युद्ध का बात यहाँ पे किया जा रहा कि व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, जब युद्ध का ये सब घमासान खत्म होगा, जब ये चीख चिल्लाहट, रोना, ये रोना, खून, ये सब खत्म, खून खराबा, ये सब शांत हो जाएगा, ये जो केओस है ना, ये शांत हो जाएगा। डन मतलब एंड, व्हेन द वॉर विल बी एंड, व्हेन द केओटिक सिचुएशन विल एंड, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, जब ये लड़ाई जो चल रहा है, ये जो मैं लड़ाई का बात अभी किया, रिबेलियन ऑफ किंग डनकन, तो ये जब जीता जाएगा और जब ये हारा जाएगा। अब ये भला कैसा बात हुआ, ये हो गया पैराडॉक्सिकल सेंटेंस, ठीक है। अब ये विचेस का एक बहुत बड़ा क्वालिटी ही है कि दे आर
इक्विवोकल एंड दे आर पैराडॉक्सिकल। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस जो आपको पढ़ करके काफी एब्सर्ड और काफी मीनिंगलेस लगे, लेकिन उसका अंदर हिडन मीनिंग छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, कि जब युद्ध को जीता जाएगा और हारा जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ करके आपको बहुत अजीब सा लगता है कि ये भैया क्या बात हुआ, या तो जीतता है या हारता है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि युद्ध में तो दोनों मतलब सैन्य इन्वॉल्व होते हैं ना। तो एक मतलब दोनों एनिमीज क्लैश करती है, दोनों एनिमी आर्मीज क्लैश करती हैं। तो जब कोई एक सैन्य, कोई एक आर्मी, कोई एक पक्ष जीतता है, ठीक उसी वक्त तो दूसरा पक्ष हारता भी है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दोनों ही पक्ष एक साथ जीत गए या दोनों ही पक्ष एक साथ हार गए। एक जीतेगा और वहीं सेम टाइम दूसरा हारेगा, ऑटोमेटिक है। तो वहीं को अगर हम लोग डीपली थोड़ा सोचे तब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये सही बात है, लेकिन पढ़ करके थोड़ा सा अजीब रहेगा। तो इसे कहते हैं पैराडॉक्स। अब इक्विवोकेशन या इक्विवोकल क्या होता है कि डबल मीनिंग। ठीक है, ऐसा आप बात बोले जो जिसका डबल मीनिंग हो, जो ऊपरी सतह मीनिंग या सरफेस मीनिंग तो उसका कुछ एक रहे, वो सुन करके या पढ़ करके आपको लगेगा अच्छा ये मतलब है, लेकिन अगर आप डीपली सोचेंगे तो देखेंगे कि ठीक उसका अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, इसको कहते हैं इक्विवोकेशन, दो तरीके का बात करना। ठीक है, डबल मीनिंग वाला बात करना। ये क्यों किया जाता है? ये कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। और विचेस का, ये थ्री विचेस को शेक्सपियर ने यूज ही किया है पूरा मतलब ड्रामा का थ्रू, एज अ टूल ऑफ मैन्युपुलेशन, एज अ टूल ऑफ इक्विवोकेशन। यही तीनों विचेस बार बार आकर के मैकबेथ का ब्रेन वॉश करते हैं, मैकबेथ को मैन्युपुलेट करते हैं, अपने उंगली पे नचाते हैं, अपने बातों से उसको गलत दिशा में जाने के लिए मतलब कंपेल करते हैं। ठीक है, अब मैकबेथ उनको बातों को ऊपर ऊपर तरीका से सुन करके खुश हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं पकड़ पाता कि विचेस का हिडन मीनिंग जो अपने बात के में छुपा के रखे, वो जो इक्विवोकल डबल मीनिंग है, वो मैं नहीं पकड़ पाता। जब वो पकड़ता है एकदम आखिर में आके, तब उसका अंत निश्चित होता है। तो ये इक्विवोकेशन एंड मैनिपुलेशन आपको हर स्पीच में, हर विच का बात में मिलेगा। ठीक है, तो व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, जब युद्ध को एक पक्ष जीत लेगा, एक पक्ष हार लेगा, और तब युद्ध खत्म हो जाएगा। ठीक, थर्ड विच, तीसरा विच क्या बोल रहे हैं? दैट विल बी अर्थ द सेट ऑफ सन। अच्छा, अर्थ का मतलब होता है बिफोर, पहले। तो सूर्यास्त के पहले ही वो होगा, क्योंकि युद्ध का नियम क्या है कि जब जब तक मतलब सूरज का रोशनी रहता है तब तक युद्ध लड़ा जाता है। जब जैसे ही सनसेट हो जाएगा तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दैट डेज वर्क। कितना भी मतलब युद्ध कोई भी परिस्थिति में हो, सनसेट यानी बस अब ब्रेक लग गया, अब दोबारा अगला दिन जब स्टार्ट होगा डे का, तब युद्ध फिर से शुरू होगा। तो सनसेट तक क्या होगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा। तो तब जितना भी कुछ, जो जिसको हारना है, जिसको जीतना है, जो भी मतलब आपका ये अशांत कैओटिक परिस्थिति को शांत होना है, युद्ध खत्म, वो तो सब सूर्यास्त से पहले ही हो जाएगा। तो ज्यादा कोई टेंशन वाला बात है नहीं। अब देखिए फर्स्ट विच बोल रही है वेयर द प्लेस। अच्छा चलो ठीक है, तो ये तो पता हम लोग को चल गया कि कौन सा समय हम लोग मिलेंगे, कि जब युद्ध खत्म होगा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब एक पक्ष हार जाएगा, जीत जाएगा, उस वक्त हम लोग मिलेंगे। लेकिन कौन सा जगह, व्हाट इज द सेटिंग? ठीक है ना, कौन सी जगह में मिलेंगे? अब सेकंड विच बोलती है अपॉन द हीथ। हीथ का मतलब होता है बैरन लैंड, अनफर्टाइल लैंड, मतलब बंजर जमीन। ठीक है, जहां पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहां पे बहुत रूखा सूखा चीज है। अब ये भी आप देखिए, ये भी एक तरीके से सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन को, इनफर्टिलिटी को, लैक ऑफ क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी को। आप एक थोड़ा सा सोचिए, आप एटमॉस्फेयर देखिए कि थंडर है, लाइटनिंग है। आप कैरेक्टर देखिए कि थ्री विचेस है। आप सेटिंग देखिए कि हीथ है, बंजर जमीन। तो कोई भी अब तक आपने जो जो भी चीज यहाँ पे एनकाउंटर किया, जो जो भी चीज देखा, एक भी आपको कोई पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव सिंबल लगा? हर अभी तक जो जो हम लोग ने पढ़ा, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो सेटिंग हो, चाहे वो बात भी हो, हर चीज में हम लोग को बस दिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन, अस्थिरता, केओस, ठीक है, रेस्टलेसनेस, ठीक है, खून खराबा, मार काट, रिबेलियन। ओके, फिर बातों में भी क्या दिख रहा है? इक्विवोकेशन, डबल मीनिंग वाला बात, मतलब बहुत ही इविल माइंडेड वाला बात। तो पूरा ये दर्शा रहा है कि कुछ भी इस प्ले में अच्छा नहीं होने वाला है। यही सारा चीज को लेकर के पूरा प्ले डील करने वाला है। क्या? यही मार काट, रिबेलियन, ठीक है, पावर के पीछे ये अंधापन, ठीक है, यही युद्ध करके एक दूसरे को मार देना, ठीक है, यही धोखा देना, ये जो मैनिपुलेशन है, इक्विवोकेशन है, ट्रेचरी, बातों से धोखा देना, डबल मीनिंग करना, यही चीज पूरा पोएम, सॉरी पोएम नहीं, पूरा ड्रामा में देखने को मिलेगा। ये एक इंडिकेशन है। ठीक है, अब थर्ड विच क्या बोल रही है कि चलो वैसे तब एक बंजर जमीन में मिलेंगे। ठीक है, और तब थर्ड विच क्या बोल रही है? देयर टू मीट विथ मैकबेथ। ये पहली बार हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक इंसानी कैरेक्टर के साथ, एक ठीक ठाक कैरेक्टर के साथ। कौन? मैकबेथ।
यही है हम लोग का प्रोटैगनिस्ट। ये पूरा मैकबेथ प्ले का जो हीरो है वो है मैकबेथ। मैकबेथ कौन है, मैंने आपको पहले ही बोला कि स्कॉटिश किंग डंकन, उनका ये जनरल है, सेनापति है मैकबेथ। ठीक है, तो वहां पे हम लोग मिलेंगे किससे, मैकबेथ से मिलेंगे। तो यही पॉइंट से शुरू होता है वो लोग का इन्फ्लुएंस कि अब हम लोग मिलेंगे मैकबेथ से। और मैकबेथ को मतलब ये यहाँ पे क्लियरली बताया तो नहीं गया, लेकिन यही अंडरस्टूड है कि अब ये आप सोचिए कि तीनों विचेस, जिसको बंजर जमीन पसंद है, जिसको थंडर लाइटनिंग पसंद है, जिसका बातों में इक्विविकेशन है, अगर वो लोग एक जनरल से मिलने जा रहे हैं तो जाहिर सा बात है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने तो जा रहे होंगे कि वाह मैकबेथ बहुत बढ़िया लड़े, आओ चलो तुमको फूलों का गुलदस्ता देता हूँ। ये तो करने जा नहीं रहे होंगे, वो लोग कुछ ईविल काम ही करने जा रहे होंगे। तो ये दर्शाता है हम लोग को कि अब मैकबेथ का ब्रेन वॉश होगा। अब अपना इक्विवोकेटिव बातों से विचेस क्या करेंगी, मैकबेथ को भी दिमाग घुमा देंगी और उसको भी वहीं उसका जिंदगी में भी अब ये बंजारापन, ये मार काट, ये थंडर लाइटनिंग कियोस, ये सब आने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट विश क्या बोल रहा है, आई कम ग्रे मैल्किन। अच्छा, ग्रे मैल्किन कौन है, ग्रे मैल्किन यहाँ पे एक कैट का नाम है। अब ये मत समझिएगा कि कैट मतलब ये जो फर्स्ट, जैसे हम लोग इंसान जैसे पेट रखते हैं ना, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, तो वैसे ये भी नॉर्मल कुत्ता या बिल्ली नहीं है, इसको कहा जाता है फेमिलियर या स्पिरिट। अब फेमिलियर या स्पिरिट क्या होता है कि जनरली विचेस को माना जाता है कि वो आत्माएं कैद करके रखती है, जो सोल है ना उसको ट्रैप करके रखती है। ठीक है, और वो कैद हुआ सोल को, ठीक है, वो लोग कोई भी रूप दे सकती है। ठीक है, चाहे वो कोई जानवर रूप भी दे सकती है, चाहे कोई इंसानी रूप दे सकती है, कोई भी रूप में वो लोग वो कैद हुआ आत्मा को कर सकती है। और एक ये भी बात है कि विचेस जो है ना, विचेस या राक्षस या जो भी आप सुपर एलिमेंट की बात कर ले, उनका जो अपना स्पिरिट होता है या अपना जान होता है, उनका अपना जो असल फोकस या पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है ना, वो अपना खुद का शरीर में ना रख के वो लोग कोई दूसरा जगह में रखते हैं। तो इसीलिए वो अपना स्पिरिट को शेयर करते हैं या अपना मतलब जो भी शक्ति है, पावर है, उसको कोई अलग सोर्स में रखते हैं। तो इसी को कहते हैं स्पिरिट या फेमिलियर। तो फर्स्ट विच ने वैसा ही अपना एक स्पिरिट, एक आत्मा दोस्त या अपना आत्मा को या अपना एक फेमिलियर स्पिरिट को कैद करके जो रखा है, किसका फॉर्म में रखा है, बिल्ली का फॉर्म में रखा है, उसी का नाम है ग्रे मैल्किन। तो वो ग्रे मैल्किन उसका आत्मा दोस्त उसको बुला रही है, उसका फेमिलियर मतलब स्पिरिट उसको बुला रहा है। तो फर्स्ट विच बोले ठीक है ग्रे मैल्किन मैं आ रहा हूँ। ये याद रखिएगा ग्रे मैल्किन बिल्ली का नाम है और वो फर्स्ट विच का फेमिलियर स्पिरिट है। इसे क्वेश्चन आता है, इसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सेकंड विच क्या, सेकंड विच बुला रही है पैडॉक कॉल्स। पैडॉक क्या है, पैडॉक एक मेंढक है, ठीक है ना। ये भी सिमिलर कि नॉर्मल मेंढक नहीं, वही स्पिरिट या फेमिलियर है, जिसमें सेकंड विच एक सोल को ट्रैप करके रखी है मेंढक का फॉर्म में, तो वो उसको बुला रहा है। तो पैडक किसका हो गया, सेकंड विच का पैडक क्या है, मेंढक, उसका आत्मा दोस्त, मेंढक का मतलब रूप में रहने वाला आत्मा दोस्त, तो सेकंड विच को वो बुला रहा है। थर्ड विच क्या बोल रही है, एनॉन। एनॉन मीन्स ओके आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो थर्ड विच को भी उसका एक आत्मा दोस्त बुला रहा। तो सब कोई को उसका उनका अलग अलग, जैसे फर्स्ट विच का आत्मा दोस्त या फेमिलियर कौन है, आपका ग्रे मैल्किन बिल्ली। सेकंड विच का फेमिलियर या आत्मा दोस्त कौन है, पैडॉक, एक आपका टोड, ठीक है, मेंढक। फिर थर्ड विच को भी बुला रहा है उसका आत्मा दोस्त। तो देखिए दोस्त भी जो है ना ये लोग को, वो भी कैसा अजीब सा है कि सोल ट्रैप किया हुआ, मतलब इससे भी हम लोग को समझ में आता है कि ये विच अगर किसी से दोस्ती करती भी है तो क्या वो अपना नॉर्मल कंडीशन में रह पाता है। अगर विच का दोस्ती सच में अच्छा ही होता, जेन्युइन ही होता, तो उसको वो सोल को ट्रैप क्यों करके रखती, अलग अलग जानवर का फॉर्म में क्यों रखती। इसका मतलब है कि विच से दोस्ती भी आपका सोल को ट्रैप कर लेगा। विच से दोस्ती, विच का बातों में अगर आप आइएगा तो आपका अपना विवेक, अपना चिंतन शक्ति, अपना सोल, अपना सब कुछ आप बेच दीजिएगा और विच ही आपका पूरा लाइफ को कंट्रोल करेगा। ये एक तरीके से एक वार्निंग है जो दिया जा रहा, और एक तरीके से ये भी समझाया जा रहा है कि मैकबेथ भी अगर विच का बात मान लेता है, जो कि वो मान लेता है अल्टीमेटली, जिसी की वजह से उसका डाउनफॉल आता है, तो तब लेकिन उसका भी अपना सोल या अपना चिंतन शक्ति, अपना जो कुछ है ना, अपना इंडिविजुअल थॉट, वो सब वो बेच देगा, सब वो किसका एक पुतला बन जाएगा। ठीक है, विचेस लोग का एक पुतला बन जाएगा। वो लोग जैसे ब्रेन वॉश करेंगे, जैसे मैनिपुलेट करेंगे, मैकबेथ भी वैसे ही चलेगा और अल्टीमेटली उसी से उसका डाउनफॉल होगा। तो ये एक मतलब उसका प्रेडिक्शन है। अच्छा, अब क्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन आता है। ये जो लाइन ऑल मतलब फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच, तीनों विच मिल करके एक गाना गा रही। गाना एक मंत्र हम लोग कह सकते हैं कि स्पेल, कि विच का जो ब्लैक मैजिक या एक चार्मिंग एक स्पेल होता है, जादू मंत्र होता है, वो तीनों मिलकर के वो जादू मंत्र एक साथ बोल रही है।
ठीक है। अब ये ना ही सिर्फ एक्ट 1 सीन 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बल्कि पूरा ड्रामा का भी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक विच का डायलॉग नहीं है, इसमें पूरा ड्रामा का क्रस्ट छुपा हुआ है, पूरा ड्रामा का जिस्ट छुपा हुआ है। आइए समझते हैं ध्यान से, पहले लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसका हिडन मीनिंग समझेंगे। ओके, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, hover through the fog and fill the air। फेयर यानी जो भी कुछ अच्छा है, फाउल यानी जो भी कुछ बुरा है, ठीक है। तो जो अच्छा है वो असल में है बुरा, और जो बुरा है वो असल में है अच्छा। हॉवर थ्रू द फॉग, हॉवर मतलब ये होता है कि आपका उड़ जाना, ठीक है। तो हॉवर थ्रू द फॉग, फॉग मतलब आपका जो मिस्ट होता है, ठीक है। और फिल दी मतलब होता है बहुत ही मतलब बेकार, बदबूदार, ठीक है, फुल ऑफ बैड ओडर, फुल ऑफ बैड स्मेल। तो एक हवा जो बदबूदार हवा है और पूरा मिस्ट भरा हुआ बदबूदार हवा है, तो उस वैसा हवा से चलो उड़ चलते हैं, ठीक है। और क्या है, जो अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो असल में अच्छा है, और चलो हम लोग इस गंदी बदबूदार हवा और फॉग में से उड़ चलते हैं। ये मंत्र ही बहुत ज़्यादा अजीब है। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा इक्विवोकल पैराडॉक्स यानी जो डबल मीनिंग वर्ड और सबसे अजीब व गरीब सेंटेंस, वो तो सबसे पहला ही बोल गया कि फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये भला क्या हुआ, ठीक है। जो अच्छा है वो बुरा कैसे हो सकता है, और जो बुरा है वो अच्छा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये एक प्रिटेंस को समझा रहा है, एक हिपोक्रेसी को समझा रहा है कि अपियरेंस वर्सेस रियलिटी, जो हम लोगों को दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। बाहर का एक्सटर्नल जो भी कुछ हम लोग देख पा रहे हैं, बाहर से जो सच है, दैट इज नॉट नेसेसरीली द सेम फ्रॉम विद इन एज वेल। वो अंदर से भी सच होगा ऐसा बात नहीं है। जो जिसको बाहर से देख करके बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट, बहुत वैलियंट, अच्छा आदमी लग रहा है, अंदर ही अंदर से वो बहुत घिनौना सोच वाला हो ही सकता है। और जिसको देख के शायद लग रहा हो कि वो बाहर से बहुत वो बेकार है, एकदम भद्दा है, घिनौना है, अंदर से वही सबसे ऑनेस्ट हो सकता है। और अंदर जिसका सबसे घिनौना मतलब आपका ट्रेड्स भरा रहेगा, जो काफ़ी क्रूएल होगा, ठीक है, काफ़ी आपका किलिंग इंस्टिक्ट वाला होगा, रिवेंजफुल होगा, वो बाहर से लेकिन खुद को फेयर ही दिखाएगा। तो इसका मतलब ये एक तरीके से मैकबेथ को ही हिंट किया जा रहा है कि मैकबेथ अभी फिलहाल तो देखने से मतलब बाहर से देख के बहुत अच्छा है कि इतना वेलियंट है, इतना बड़ा योद्धा है, ठीक है, इतना फेथफुल कमांडर है अपना राज्य के प्रति, अपना राजा के प्रति, तो है तो बहुत फेयर। लेकिन उसका अंदर ही अंदर जो फाउलनेस है ना, उसका अंदर जो पावर के लिए लस्ट है, उसका लिए जो सत्ता के लिए उसका जो लालच है, ठीक है, जो उसका हाई एम्बिशन है, यही सब उसका अंदर को एकदम बहुत ही गंदा बना देता है। और यही गंदगी आखिरकार उसमें जो भी फेयरनेस था, जो भी अच्छा चीज़ था, ये गंदगी उसको सारा निगल ले जाएगी। और इसीलिए फेयर और फाउल के बीच में बहुत कन्फ्यूजन होगा। और सिर्फ ये तो शुरुआत है, अब पूरा प्ले में बहुत सारा ऐसा जगह ऐसा आएगा, बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आएगा जब जो रीडर्स है, हम लोग जो इसको पढ़ रहे हैं या जो उस ड्रामा को देख रहे हैं, वो समझ सकेंगे। वो लोग को समझ में नहीं आएगा कि वो लोग के सामने जो हो रहा है, जो आदमी दिख रहा है, जो काम हो रहा है, क्या ये सचमुच में अच्छा के लिए कर रहा है, ये इसमें कुछ बुराई छुपा हुआ है। तो ये एक कन्फ्यूजन शेक्सपियर ने डाल दिया, और जानबूझ के डाल दिया कि अब पूरा ऑडियंस या रीडर्स कंफ्यूज्ड रहे, वो लोग समझे का कोशिश करें कि जो बाहर से अच्छा दिख रहा है कौन सच में अच्छा है, कौन सच में बुरा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल एक मीनिंग। अब इसका एक पॉलिटिकल एल्यूशन भी है। अब ये पॉलिटिकल एल्यूशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एल्यूशन मैं आपके लिए टाइप भी कर देता हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गन पाउडर प्लॉट। बहुत 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 ये कंट्रोवर्शियल, इम्पॉर्टेंट और क्या कहा जाए, बहुत सेंसेशनल एक चीज़ था ये गन पाउडर प्लॉट में। आपको अंडरलाइन भी कर दे, गन पाउडर प्लॉट, ठीक है ना। अभी गन पाउडर प्लॉट क्या है, देखिए, एक्चुअली इस मैकबेथ ड्रामा को कंपोज कब किया गया, उसका एग्जैक्ट डेट कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं से भी इसका ऑब्जेक्टिव कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो जो स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स है ना, वो कुछ कुछ धारणाएं, कुछ कुछ एजम्पशंस को लगाते हैं। तो सबसे जो एक आपका वास्तविक एजम्पशन जो है, जो मोस्टली एक्सेप्टेड एजम्पशन जो है, वो है कि इसको 1603 से लेकर के 1606 के बीच में कभी ना कभी इसको लिखा गया है। क्यों ऐसा, क्योंकि 1603 में ऐसे मतलब इंग्लैंड का थ्रोन में असेंशन हुआ था, इंग्लैंड का थ्रोन में राज्याभिषेक हुआ था किसका, किंग जेम्स द फर्स्ट।
ओके, एक्चुअली ये पहले थे किंग जेम्स द सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के राजा थे जेम्स द सिक्स, लेकिन इनको फिर बाद में इंग्लैंड का भी राजा घोषणा कर दिया गया, ठीक है। तो वो फिर बन गए इंग्लैंड के राजा जेम्स द फर्स्ट, ठीक है। ये ही वॉज द सन ऑफ मैरी द क्वीन ऑफ स्कॉट्स, ठीक है। आपका स्कॉटलैंड की जो रानी मैरी थी उनका बेटे थे ये क्वीन ऑफ सॉरी उनका बेटे थे ये आपका जेम्स द फर्स्ट, ठीक है। अब जो क्वीन मैरी थी ना वो थी एकदम हार्ड कोर कैथोलिक, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट्स है, एक है आपका कैथोलिक जिसको कैथोलिसिज्म भी हम लोग बोलते हैं, और दूसरा है प्रोटेस्टेंट जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म भी हम लोग बोलते हैं। तो एक कैथोलिक क्रिश्चियन, एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, तो दोनों में ही बहुत झड़प होते आया है, बहुत इसका मतलब ब्लडी हिस्ट्री है, ठीक है। खून खराबा पूरा एकदम मैस एक्सटिंक्शन से लेके बहुत देर तक, मतलब एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस खून खराबे कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट को लेके लगा हुआ है, ठीक है। मतलब लगा हुआ मतलब पहले था। तो क्वीन मैरी स्कॉट्स जो थी ना ये थी आपकी कैथोलिक, ठीक है, एकदम रिजिड कैथोलिक। और इनका बेटे जो किंग जेम्स द फर्स्ट थे ये लेकिन थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इससे पहले जब क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट इंग्लैंड की रानी थी, ठीक है, तो उसका बाद ही ठीक 1603 में राज्याभिषेक किसका हुआ, किंग जेम्स द फर्स्ट का। अब इन एलिजाबेथ द वन का फर्स्ट का टाइम में क्या हुआ था ना कि काफ़ी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन देखने को मिला था, ठीक है। कि कैथोलिक्स जो थे ना उनको एकदम पकड़ पकड़ के मारा जाता था, ठीक है, एकदम बिना कोई दोष के, सिर्फ वो कैथोलिक है इसलिए, तो एकदम रिलीजियन के नाम पे एकदम अंधा हत्या लीला चलता था। तो जब किंग जेम्स द फर्स्ट असेंड हुए, ठीक है, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो कम से कम उनका राजत्व में ये जो हिंसा है, ये जो बेकार का बेफजूल का ये जो मौत का हत्याकांड है, ये कम से कम अब बंद होगा, जो कि पहला कुछ दिन हुआ भी था, ठीक है। किंग जेम्स द फर्स्ट अपना राजत्व का पहला कुछ दिन काफ़ी पोलाइट थे, काफ़ी माइल्ड थे, और ये सब चीज़ लेकर के स्ट्रिक्ट थे, नहीं मेरा राजत्व में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ ना कि वो अपना प्रॉमिस भूल गए, और उन्होंने भी उनका रेन में भी सेम टू सेम परसिक्यूशन चलता रहा कैथोलिक्स के ऊपर, पकड़ पकड़ के उन लोगों को, प्रीस्ट को, लोग जो फॉलो करते हैं वो लोग को एकदम बहुत बुरी तरीके से जुल्म के साथ अत्याचार करके मार दिया जाता था, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ था कि आपका 1605 1605 साल का जो 5 नवंबर, ठीक है, क्या कोइंसिडेंस देखिए, आज भी मैं जब ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ आज भी ठीक 5 नवंबर ही है, हालांकि आज 2023 का 5 नवंबर है, लेकिन ये गन पाउडर प्लॉट जब हुआ था वो था 1605 साल का 5 नवंबर रचा गया था ये गन पाउडर प्लॉट, ठीक है, एक षड्यंत्र। गन पाउडर यानी कि बारूद, तो बारूद वाला षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र था कि कुछ कैथोलिक ग्रुप्स मिलके ठीक किए थे कि क्योंकि ये किंग जेम्स द फर्स्ट का मतलब राजत्व में भी सेम ही हत्या लीला चल रहा है, तो इनको ही उड़ा दिया जाए, इनको ही कत्ल कर दिया जाए, इनको ही असैसिनेशन कर दिया जाए। अब कैसे करेंगे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बम्बार्डिंग करके, क्योंकि 1605 का जो 5 नवंबर है ना उस दिन किंग्स जेम्स द फर्स्ट जो है वो आने वाले थे इंग्लिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो आने वाले थे, स्पीच देने वाले थे, एड्रेस करने वाले थे। तो इसीलिए वो लोग ने प्लान किया था। अच्छा, ये ग्रुप का आपका लीडर था कैट्सबी, ठीक है, रॉबर्ट कैट्सबी, और उन्होंने दायित्व दिया था आपका गाय फॉक्स। गाय फॉक्स एक 10 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस वाला आदमी था, ठीक है, तो उसको दायित्व दिया गया था कि तुम बारूद भर करके लेके जाना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में छिपा के रखना, जैसे ही 5 तारीख को वो एड्रेस करने आएंगे किंग जेम्स द वन, उनको उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि और पूरा आपका 36 बैरल गन पाउडर लेके गाय फोक्स गए थे, स्टॉक भी किए थे उन्होंने, छिपा कर भी रखा था आपका पार्लियामेंट में, ठीक है। और 36 बैरल गन पाउडर का मतलब समझ सकते हैं, पूरा छिथड़ा उड़ जाता पूरा पार्लियामेंट का, आदमी तो दूर, पूरा ईट का टुकड़ा नहीं बचता। तो बहुत भयंकर वो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक एनोनिमस लेटर आया, मतलब एक एनोनिमस यानी नाम विहीन, परिचय विहीन एक ने चिट्ठी लिख करके इस प्लानिंग के बारे में एकदम डिस्क्लोज कर दिया कि जल्दी से, ठीक उसका पहला ही रात 4 नवंबर का रात में यह आया था पार्लियामेंट में, ठीक है, कि पार्लियामेंट में ऐसा कुछ चक्रांत होने वाला है तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए। तो फिर एकदम बहुत रैंडम धरपकड़ सर्च शुरू हो गया और गाय फॉक्स को पकड़ा गया, और वो 36 बैरल जो गन पाउडर था वो उसको भी सीज कर लिया गया, और फिर उसको पूछताछ करके पता चला इस बहुत भारी भरकम प्लान के बारे, प्लॉट के बारे। और जितना भी फिर उनका बाकी सहयोगी थे, जैसे कैट्स भी थे या और भी कुछ लोग थे, वो लोग पलायन किए, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को पता चल गया था कि अब तो प्लॉट पकड़ा गया है, ठीक है, इसलिए वो लोग पलायन किए। लेकिन बहुत एकदम विच हंटिंग शुरू हो गई, एकदम जहाँ जाए एकदम नाका चेकिंग, एकदम पकड़ पकड़ के चेकिंग शुरू हो, कि जहीं से वो पाताल से वो लोग छुपे हैं तो ढूंढ करके लाओ
मतलब रिवोल्ट करने वालों को, ठीक है, ये इतना बड़ा राजा को मारने का चक्रांत षड्यंत्र को पकड़ के लाओ। तो धीरे धीरे सब कोई को पकड़ा गया और बहुत ही बेरहमी से वो लोग को एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है, किसी को हैंग कर दिया गया, किसी को क्वार्टर्ड कर दिया गया, ठीक है, मतलब बहुत ही बेरहमी से दर्दनाक तरीके से ये लोग का एग्जीक्यूशन किया गया। और क्योंकि ये लोग कैथोलिक थे और कैथोलिक के द्वारा इतना बड़ा मतलब प्लॉटिंग किया गया था, तो फिर से एक एंटी कैथोलिसिज्म पूरा इंग्लैंड में छा गया था। रूल भी कैथोलिक्स का अगेंस्ट बना था, जिसके चलते कुछ कैथोलिक मिनिस्टर को पार्लियामेंट से बहिष्कार भी कर दिया गया था। हालांकि बाद में वो सब कुछ ठंडा गया था। तो ये था, ये पूरा चीज परिचित है, गन पाउडर प्लॉट, इसको गन पाउडर ट्रिजन भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे तो इस गन पाउडर प्लॉट के साथ भला इस मैकबेथ का क्या मतलब रिलेशन है, क्योंकि शेक्सपियर बहुत क्लेवरली इस गन पाउडर प्लॉट से रिलेटेड कुछ कुछ अल्यूशंस अपने पूरा प्ले में, पूरा मैकबेथ प्ले में जगह जगह में दे के रखे हैं। और यही कारण है कि मतलब स्कॉलर्स और क्रिटिक्स यही चीज़ को एक ऑब्जेक्टिव प्रूफ मानते हैं और इसी से डिटर्मिन करते हैं कि 1603 से 1606 के बीच में इसको लिखा गया है। नहीं तो 1605 वाला 5 नवंबर का गन पाउडर प्लॉट का इल्यूशन कैसे आता, ठीक है। अब यहाँ पे दो अल्यूशन मिलता है, एक है फेयर फाउल वाला कि जो बाहर से दिखने में अच्छे हैं, बाहर से दिखने में मतलब एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं, वहीं अंदर से कितने बुरे हैं। जैसे वो कैथोलिक जो गन पाउडर प्लॉट किए थे कि किंग जेम्स को उड़ा देने के लिए, ठीक है, तो वो लोग बाहर से देख के तो वो लोग को कोई संदेह नहीं किया था, वो लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अंदर में उनका कितना मतलब भड़ास छुपा हुआ था, कितना घृणा, कितना मतलब वो लोग का किलिंग इंस्टिंक्ट छुपा हुआ था, ठीक है। नंबर 1 तो है ये। और इक्विवोकेशन और विचेस का भी एक इसमें आता है। इक्विवोकेशन क्यों आता है, क्योंकि एक आपका जेसुइट फादर थे, मतलब चर्च का हेड जो रहता है फादर बिशप, उनका नाम था हेनरी गार्नेट, ठीक है, उस दौरान जेसुइट फादर जेसुइट हेनरी गार्नेट। तो उनको पता था, मतलब एलिजिडली ये माना जाता है कि अब सही बात तो किसी को पता नहीं कि कितना उनको पता था कि नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि उनको इस षड्यंत्र के बारे पता था। क्यों? कि वो जो कैट्सबी है ना, रॉबर्ट कैट्सबी, उन्होंने कन्फेशन किया था। कन्फेशन तो आप लोग जानते ही होंगे कि चर्च में जाकर के कि आप कोई भी गिल्ट किए हो, कोई भी आप मतलब दुष्कर्म किए हो, तो आप कन्फेशन कर सकते हो एकदम एकांत में, और वो एकदम आपका कंपल्सरी रहता है। जिसका पास आप कन्फेशन कर रहे हो ना, फादर के पास, जो चर्च के फादर होते हैं, वो बाय बाउंड रहते हैं कि वो किसी को वो नहीं बोल सकते, चाहे वो कितनों भी घिनौना काम का कन्फेशन क्यों ना करे कोई, जब तक इसको सील ऑफ द कन्फेशनल बोला जाता है, सील ऑफ द कन्फेशनल, कि एक बार अगर कोई जो कन्फेस कर रहा है वो अगर कुछ भी कितना भी घिनौना, कितना भी बदतर फालतू काम का कन्फेशन क्यों ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों में ही रहेगा, ठीक है। एक जो फादर जिसके पास कन्फेशन किया जा रहा है और जो कन्फेस कर रहा है, बस, या और कोई नहीं जानेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो सील ऑफ कन्फेशनल से बाउंड थे, तो इसीलिए कैट्सबी कन्फेस किए थे फादर हेनरी गार्नेट के पास जा करके कि नहीं, ऐसा ऐसा मैंने उड़ाने का प्लान किया है, लेकिन क्योंकि वो किसी दूसरे आदमी को कन्फेशन बताना नहीं जा सकता, इसीलिए वो फादर गार्नेट ये किसी को नहीं बताए थे। तो इसीलिए उनको भी षड्यंत्र का एक हिस्सा समझ करके उनको भी फांसी का सजा दे दिया गया। और उनको इक्विवोकेशन क्यों बोला जाता था, क्योंकि जेसुइट्स जो है ना, ये लोग इक्विवोकेशन में काफ़ी मानते हैं। इक्विवोकेशन में क्यों? क्योंकि अब लाइन क्या है, झूठ बोलना, सीधा सीधी झूठ बोलना तो क्रिश्चियनिटी में सिन, पाप गिना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सीधा सीधी झूठ नहीं बोल करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ करो, ऐसा मतलब बात बना बना के बोलना कि जिससे कि डायरेक्टली झूठ भी ना बोलना हुआ और पूरा सही से सच भी नहीं बोलना हो। तो एक बीच का मतलब एक तरीके से डॉज करके निकल जाना कि मैं मतलब झूठ तो नहीं बोला हूँ, आप कोई समझा नहीं तो मैं क्या करूँ। ठीक जैसे विचेस का डबल मीनिंग होता है, तो यहाँ पे जो विचेस का इक्विवोकेशन है ना, विचेस का मैनिपुलेशन है, डबल मीनिंग वाला वर्ड है, तो उसको शेक्सपियर एज ए रिमाइंडर यूज कर रहे हैं। जैसे फादर हेनरी गार्नेट वो जैसे इक्विवोकेशन करते थे, उनका इक्विवोकेशन का वजह से ठीक ठाक मतलब बात इधर उधर करने का वजह से ही ये इतना बड़ा चीज़ को पहले ही वो मतलब कर सकते थे, सबको ज्ञात कर सकते, लेकिन वो नहीं किए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है गन पाउडर प्लॉट, इसका रेफरेंस हम लोग को यहाँ पे मिलता है, यहाँ हेनरी गार्नेट का मिलता है। तो ये हुआ आपका पूरा एक्ट 1 सीन 1, और इसके बाद दे एग्जिट, मतलब उसके बाद वो लोग चल जाते हैं। जो तीनों विचेस थी, तीनों वियर्ड सिस्टर थी, वो लोग चल जाते हैं। लेकिन ये जो ये मंत्र है ना, ये आपका पूरा
मतलब ड्रामा में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। बार बार आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि कैसे बाहर एक अच्छा दिखने वाला आदमी अंदर से कितना बुरा होता है, ठीक है। और चारों तरफ जो बदबूदार हवा है, किस चीज़ का बदबू? ट्रेचरी का बदबू, खून खराबा का बदबू, धोखेबाजी का बदबू, हिपोक्रेसी का बदबू, लैक ऑफ फेथ का बदबू, ये सब जो चीज़ है ना, पावर का बदबू, ठीक है, सत्ता का, क्षमता का जो नशा है उसका बदबू, तो यही पूरा ड्रामा में कवर होगा। तो ये था एक्ट 1 सीन 1। आशा करती है आपका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे एक्ट 1 सीन 2 या सीन 3, आपको पूरा मैकबेथ का ही हर एक्ट और सीन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऐसे ही चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए, हम लोग ज़रूर बना देंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।